नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल सैनी, प्रवक्ता समाजशास्त्र। आज हम कक्षा 11 की जो समाजशास्त्र की पुस्तक है उसके जो संस्कृति जो टॉपिक है, कल्चर जो विषय है, उसके बारे में अध्ययन करें। हमारा जो अध्याय है वो है संस्कृति और समाजीकरण। और संस्कृति और समाजीकरण में से हम आज पहला भाग है जो संस्कृति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संस्कृति क्या है, संस्कृति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, संस्कृति के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की संस्कृति होती है तथा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो चलिए आज का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि संस्कृति क्या है। देखिए, संस्कृति है वो मानव के साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि संस्कृति के बिना मानव का अस्तित्व है उसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। मानव इसीलिए मानव है क्योंकि उसके पास अपनी एक संस्कृति है। मनुष्य को और जो पशुओं को के अंदर जो भेद है वो सबसे बड़ा भेद ही संस्कृति का है कि इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी एक संस्कृति का निर्माण करता है, जबकि जो पशु है, जानवर है, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। पशुओं की ऐसी कोई संस्कृति नहीं होती है, जबकि इंसान की अपनी एक संस्कृति होती है। यही मूल भेद है इंसान में और पशुओं में। अब देखिए, संस्कृति के बिना मनुष्य का जो अस्तित्व है वो ना के बराबर है। अगर संस्कृति को मनुष्य के जीवन से पृथक कर दिया जाए तो मनुष्य भी पशुओं के भांति हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मनुष्य है वो तो अपनी संस्कृति की स्थापना कर पाता है, उसका विकास कर पाता है, जबकि जो पशु है या जानवर हैं वो अपनी संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाते या फिर उसको अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं कर पाते। इसके क्या कारण है? क्योंकि जब हम इन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे तब हमें सही प्रकार से पता चल जाएगा कि इंसान है, उसके लिए संस्कृति किस प्रकार से अपरिहार्य है या इसके लिए क्यों अति आवश्यक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहला ऐसा कौन सा कारण है जिनकी वजह से इंसान मनुष्य है वो अपनी संस्कृति का निर्माण कर पाता है और उसको हस्तांतरित कर पाता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर पाते। तो देखिए, एक विद्वान हुए हैं समाजशास्त्र में, लेस्ली हाइट। उन्होंने कुछ कारकों की बारे में उल्लेख किया है, लेस्ली हाइट ने। तो उन्होंने उन कारकों में से पहला कारक बताया है वो है मनुष्य के सीधे खड़े होने की क्षमता। देखिए, आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। आप देख पाते हैं कि इस सृष्टि के ऊपर जितने भी मानव है वो सभी के सभी अपने पैरों पे खड़ा हो पाते हैं, जबकि पशु के साथ ऐसा नहीं है। कोई भी आप पशु नहीं देखते होंगे जो अपने दोनों पैरों के बल पे ही चलता। जो दोनों पैर और जो दोनों हाथ हैं, जो जानवर है या पशु है, वो अपने शरीर का भार उनके ऊपर रखता है, जबकि मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य के पास दो अच्छी भली प्रकार से खड़े होने के लिए पैर हैं और उसके सीधे खड़े होने की उसमें क्षमता है, जबकि पशुओं में ऐसा नहीं है। पशु सीधा खड़े नहीं हो पाते। यही जो क्षमता है वो मनुष्य को जानवरों से अलग भी करती है। दूसरी बात, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। मतलब मूलतः हमारे हाथ, जिनको हम स्वतंत्रता पूर्वक कैसे भी घुमा सकते हैं, कैसे भी हम अपने हाथों को देखिए कैसे भी घुमा सकते हैं। हमारा अंगूठा, देखिए सबसे बड़ा भेद है यही पशु और मनुष्य के हाथ में, कि हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम हमारे हाथ को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। प्लस हमारा अंगूठा, ये जो हमारा अंगूठा है, हमारा थंब है, ये जिस प्रकार का है उस प्रकार की गति इसमें पशुओं में नहीं पाई जाती। हमारे हाथ में ऐसी क्षमता है कि हम किसी चीज को अच्छी प्रकार से पकड़ सकते हैं। यही कारण है, हमारे इन्हीं हाथों की वजह से ही आज हम इतना तकनीकी विकास कर पाए हैं। आज हम नए नए बड़े बड़े कल कारखानों का निर्माण कर पाए हैं। आज हम बड़ी बड़ी प्रौद्योगिकी का निर्माण कर पाए हैं। आज हमने इतनी बड़ी चित्रकला, हस्तकला, या कह सकते हैं इतने बड़े बड़े भवनों का निर्माण, इतने बड़ी बड़ी जो प्रौद्योगिकी है, तकनीक है, मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, इन सब का विकास किया है क्योंकि हमारे पास एक तो सीधे खड़े होने की क्षमता है, दूसरी बात हमारे पास अंगूठे के अंदर एक विशेष क्षमता है, प्लस हमारे पास
चारों तरफ किसी भी दिशा में घुमाया जा सकने योग्य हाथ है। तीसरा कारक हमारी दृष्टि। देखिए, दृष्टि पशुओं के पास भी है, लेकिन मनुष्य के पास जो दृष्टि है वो तीक्ष्ण है और एक स्थान पे केंद्रित हो सकने वाली दृष्टि है, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं पाया जाता। हमारे अंदर जो अवलोकन की क्षमता है, अवलोकन मतलब किसी चीज को देखना, तो हमारी जो देखने की क्षमता है वो अपने आप में ऐसी एक क्षमता है जो पशुओं में नहीं पाई जाती। उनकी जो दृष्टि है वो मनुष्य की तरह एक जगह स्थिर होने वाली और तीक्ष्ण नहीं होती। वो जिस प्रकार से, मतलब मनुष्य जिस प्रकार से देख पाता है, पशु उस प्रकार से किसी भी चीज का अवलोकन नहीं कर पाते, किसी घटना को नहीं देख पाते हैं, किसी भी तथ्य को उस प्रकार से वो अवलोकित नहीं कर पाते। अगला है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इंसान में और मनुष्य में भेद करता है और जिसकी वजह से मनुष्य अपनी संस्कृति का निर्माण करता है, वह है मेधावी मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क। देखिए, इंसान के पास जो मस्तिष्क है उसी का कारण है कि आज मनुष्य है वो चांद पे चला गया, आज हम मंगल तक चले गए, आज हमने इतनी बड़े बड़े तकनीक का, मोबाइल का, इंटरनेट का विकास कर लिया है। आज मनुष्य ने अपनी इतनी बड़ी लेखन कला का विकास कर लिया है, बहुत बड़े साहित्य का विकास कर लिया है, अपनी भाषा का विकास कर लिया है, ताकि वो अपनी संप्रेषण क्रिया को कर सके, ताकि वो अपनी बातों को दूसरे मनुष्य तक पहुंचा सके। तो जो मेधावी मस्तिष्क है वो है बहुत बड़ी एक मजबूती है, बहुत बड़ी ताकत है मनुष्य को, जो मनुष्य बनाती है। और यही कारण है कि आज मनुष्य ने इतना विकास किया है, आज मनुष्य है वो इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, ताकि वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पे जा रहा है। उसका ये मस्तिष्क ही है जिसके अंतर्गत वो नई नई चीजों का आविष्कार करता है, वो नई नई चीजों को सीखता है, वो नई भाषा को क्रिएट करता है, वो नए साहित्य को क्रिएट करता है और अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो हस्तांतरित भी करता है। फिर अगली बात है प्रतीकों के निर्माण या प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। मनुष्य के पास प्रतीकों के निर्माण की क्षमता है, मनुष्य के पास अपनी भाषा को डेवलप करने की क्षमता है, जो कि पशु में नहीं पाई जाती। मनुष्य ने, देखिए, हम देखते हैं हमारे जो साइन बोर्ड देखते हैं, हम रोड पे चलते हैं तो हम जो 3 बत्ती है या जो बत्तियां हैं, जो रुकने के लिए लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं, चलने के लिए ग्रीन बत्ती का यूज करते हैं, तो ये प्रतीक है। ये किसने डेवलप किए हैं? इंसान ने डेवलप किए हैं। तो ये क्षमता इंसान में है कि वो प्रतीकों के द्वारा अपनी भाषा को डेवलप कर सकता है और प्रतीकों को डेवलप कर सकता है, जबकि ये चीजें पशुओं में नहीं पाई जाती। वो प्रतीकों को डेवलप करने की क्षमता नहीं रखते। तो विद्यार्थी यहाँ समझ चुके होंगे कि मनुष्य और पशु में जो अंतर है वो संस्कृति का ही अंतर है, और किस प्रकार से मनुष्य है वो अपनी संस्कृति को डेवलप कर पाने में, संस्कृति का विकास कर पाने में सक्षम हुआ है, जबकि पशु उस प्रकार से सक्षम नहीं हो पाए हैं। उन कारणों का या उन घटकों का हमने अध्ययन कर लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि संस्कृति क्या है या संस्कृति का अर्थ क्या है, संस्कृति किसे कहते हैं। देखिए, वैसे तो मनुष्य के जीवन जीने का जो ढंग है, मनुष्य के जीवन जीने की जो समग्रता है, हम उसे ही संस्कृति कह सकते हैं। समाज जो संपूर्ण जीवन की विधि है, जो संपूर्ण समाज है, जिस प्रकार से अपने जीवन को जीता है, संपूर्ण मनुष्य समाज है वो जिस प्रकार से अपने जीवन को जीता है, वही उसकी संस्कृति होती है। मूलतः अगर संस्कृति को हम परिभाषित करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए, सटीक रूप से संस्कृति की व्याख्या कर पाना या सटीक रूप से संस्कृति की परिभाषा दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि हर समाजशास्त्री ने और मानव शास्त्रियों ने इसका भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया है। लेकिन जब समग्र और एक कॉमन जब हम परिभाषा की बात करते हैं या अर्थ की बात करते हैं, तो मान सकते हैं कि एक समाज की जो संपूर्ण जीवन विधि है वही उसकी संस्कृति है, या फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य जिन भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है या उनका विकास करता है, वे सभी की सभी हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
यहाँ भौतिक और अभौतिक दोनों की हम चर्चा कर रहे हैं। जो भी चीजें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेवलप करता है, उनका विकास करता है, चाहे वो भौतिक हो जैसे टीवी, मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट, या फिर अभौतिक जैसे हमारी मान्यताएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, कानून, धर्म, चाहे वो भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, अगर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका विकास कर रहे हैं तो हमारी वो संस्कृति का ही हिस्सा है, वो हमारी संस्कृति का ही भाग है। तो संपूर्ण मनुष्य के जीवन जीने की जो विधि है या जो तरीका है वही उसकी एक तरीके से संस्कृति है। अब चलिए उसकी परिभाषा की बात करते हैं। मजूमदार और मदार, एक समाजशास्त्री है मजूमदार और मदार, वो कहते हैं कि लोगों के जीवन जीने का जो ढंग है, लोगों के जीवन जीने का जो तरीका है वही क्या है, वही संस्कृति है। एक विद्वान और हुए हैं हर्स्कोविट्ज, वो कहते हैं कि पर्यावरण का मानव निर्मित जो भाग है, पर्यावरण का मानव निर्मित जो भाग है वही संस्कृति है। अब देखिए यहाँ मानव निर्मित भाग का मतलब दो तरीके की बातें हो गई। एक तो मानव निर्मित भाग, एक प्रकृति के द्वारा निर्मित भाग जो स्वतः ही जनरेट हुआ है, और एक जो मानव ने निर्मित किया है, मतलब हमारा भौतिक। हर्स्कोविट्ज का मतलब है यहाँ भौतिक जो भी चीजें हैं वो हमारी संस्कृति का भाग है, या उन्हें हम संस्कृति कह सकते हैं। एक विद्वान हुए टायलर, वो कहते हैं संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, आचार ऐसी क्षमताओं और आदतों का समावेश है, तथा इन क्षमताओं को हम समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करते हैं। तो टायलर का यही मत है कि एक ऐसी जटिलता या एक ऐसी समग्रता जिसमें हम हमारे आचार, विचार, रहन सहन, हमारा खान पान, हमारे विश्वास, हमारे आचार, हमारे कानून, हमारा व्यवहार सबको समग्र रूप से डेवलप करते हैं, यही हमारी संस्कृति है, और जिसको मनुष्य होने के नाते प्राप्त करता है, इसे ही टायलर ने संस्कृति कहा। तो यहाँ अब हम समझ चुके होंगे कि संस्कृति क्या है और संस्कृति का अर्थ क्या है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं कि संस्कृति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, या संस्कृति किन से मिलके बनी है। तो पहला है प्रौद्योगिकी। संस्कृति का पहला घटक है प्रौद्योगिकी या तकनीक। हमारे आसपास जो हम तकनीक देखते हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी देखते हैं, या जो उपकरण देखते हैं, या जो हमारी कला है, जो शिल्प कला है, किसी भी चीज को बनाने का तरीका है, यह हमारी संस्कृति का पहला घटक है जिससे संस्कृति बनी है। दूसरा घटक है आर्थिक संगठन। हमारे उत्पादन करने के तरीके, हमारे वितरण करने के तरीके हैं, वो इन आर्थिक संगठनों में शामिल है। तीसरा है राजनीतिक संगठन। सरकार किस प्रकार चल रही है, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, कानून का क्या तरीका है, या फिर शासन की पद्धति क्या है, ये भी हमारी संस्कृति का एक भाग है। संस्कृति इससे भी बनी। सामाजिक संगठन, अगला संस्कृति घटक है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन से मतलब है कि हमारे व्यक्तिगत और जो सामाजिक संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं। नातेदारी है, परिवार है, पड़ोस है, खेल समूह, इन सब से हम व्यक्तिगत संबंधी बनाते हैं और सामाजिक संबंधी बनाते हैं। तो यह भी हमारी संस्कृति का भाग है, इनसे मिलके ही संस्कृति बनती है। विचारधारा, हमारी मत, हमारी राय, हमारी विचारधारा, हमारी मान्यताएं, हमारा चिंतन, ये सब हमारी संस्कृति के घटक है, उनका हिस्सा है। कला, चित्रकला हो, शिल्प कला हो, सौंदर्य का बोध हो, ये सब जो चीजें हैं जिनसे मनुष्य ने पशुओं से अपने आप को अलग किया है। देखिए आज भिन्न भिन्न प्रकार की कला, आज चित्रकला, आज शिल्प कला, आज नृत्य, ये सब चीजें क्या है, ये हमारी संस्कृति का एक भाग है। जो कला है, चाहे वो किसी प्रकार की हो, हमारी संस्कृति का एक भाग है। तथा भाषा, देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटक है संस्कृति का, वो क्या है, भाषा। विचारों का आदान प्रदान करने का तरीका, संप्रेषण का तरीका। देखिए अपनी बात को किसी दूसरे तक रखने के लिए भाषा अति आवश्यक है। मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम का प्रयोग कर रहा हूं, किसी न किसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, तभी आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। यही हमारी संस्कृति का घटक है, यही हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
मतलब घटक से मतलब है कि हमारी संस्कृति किन किन चीजों से मिलके बनी है। तो भाषा, कला, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक संबंध, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन और प्रौद्योगिकी, विचारधारा, ये सब मिलके हमारी संस्कृति का निर्माण करती हैं और हमारी संस्कृति इन तत्वों से मिलके बनी हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं चलिए साथियों, अब हम संस्कृति के जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि संस्कृति कितने प्रकार की होती है। देखिए, भिन्न भिन्न विद्वानों ने, भिन्न भिन्न समाजशास्त्री और मानवशास्त्रियों ने संस्कृति या कल्चर के भिन्न भिन्न प्रकार बताए हैं, लेकिन हम यहाँ केवल जो सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उन्हीं प्रकारों का वर्णन या उन्हीं प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गन की। देखिए, सभी विद्वानों ने, सभी मानवशास्त्रियों ने ऑर्गन के द्वारा, W.F. ऑर्गन एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, W.F. ऑर्गन, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी सोशल चेंज 1922 में, 1922 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज। इस पुस्तक में उन्होंने संस्कृति है उसके दो भाग बताए थे। संस्कृति उन्होंने दो भागों में बांटा था, पहला है भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति। तो उन्होंने, ऑर्गन ने कहा कि जिसको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जो मूर्त है, जो हमें दिखाई देती है, जो हमारे सामने विद्यमान है, जिसको हम छू सकते हैं, हमारे चक्षुओं से या इंद्रियों से देख, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी भौतिक संस्कृति है। जैसे ये मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये घड़ी, ये कपड़े, चश्मा, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब जो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, टेबल, पंखा, एसी, ये सब जिन चीजों को हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो सब हमारी भौतिक संस्कृति का भाग हैं। तथा ऑर्गन ने कहा कि दूसरा जो तरीका है या जो दूसरी संस्कृति है वो है हमारी अभौतिक संस्कृति, जो कि अमूर्त है। भौतिक संस्कृति मूर्त है और अभौतिक संस्कृति अमूर्त है। अमूर्त यानी जो दिखाई नहीं देती है, जिसे हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम केवल हमारी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख भी नहीं सकते, जो कि अमूर्त है। प्रथा, रीति रिवाज, भावनाएं, विचार, मान्यताएं, मानदंड, कानून, भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, ये सब हमारी क्या है? हमारी अभौतिक संस्कृति है। जबकि दूसरी तरफ हमारी भौतिक संस्कृति है। ऑर्गन की यही भौतिक और अभौतिक संस्कृति ही सभी के द्वारा मान्य है। तो ऑर्गन ने कहा कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से होता है और शीघ्रता से होता है। देखिए, कंप्यूटर आया, देखिए सबसे पहले रेडियो आया, रेडियो के बाद में टीवी आया, टीवी से फिर इंटरनेट आ गया, फिर लैपटॉप आ गया, आज मोबाइल है, आजकल वॉच के अंदर भी इंटरनेट चलते हैं, आजकल घड़ियों में भी कंप्यूटर चलता है। तो धीरे धीरे मतलब ये क्या है, एक तो बड़ी मंद गति से होता है, लेकिन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बड़ा तेजी से होता है। कलम या पेन, देखिए रोज नए नए तरीके आ रहे हैं। मोबाइल, रोज नए नए मोबाइल बनते जा रहे हैं। कंप्यूटर, रोज नई नई चीजें बनती जा रही है। तकनीक में जो परिवर्तन होता है, जो हमारी भौतिक वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है, वो बड़ी तेजी से होता है। इसी का मतलब कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से होता है। जबकि हमारी मान्यताएं हैं, हमारा धर्म है, देखिए आज से 1000 साल पहले भी हम जिस धर्म को मानते आ रहे हैं, आज भी हम उसी धर्म को मान रहे हैं। आज भी हम दीपावली वैसे मनाते हैं जैसे आज से 1000 साल पहले मनाते थे। आज भी हम हमारे त्योहार उसी तरीके से मनाते हैं। आज भी हमारे समाज में विवाह के वही तरीके हैं, ठीक है। उनमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वो परिवर्तन बहुत मंद गति से होता है। जितना तेजी से परिवर्तन भौतिक संस्कृति में हो रहा है, तकनीक में होता है, उतना तेजी से परिवर्तन हमारी मान्यताओं में, प्रथाओं में, कानून में या हमारे रहन सहन में नहीं होता है। इसमें समय लगता है, ये परिवर्तन बड़ा ही मंद गति से होता है। आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि ऑर्गन ने इसको सांस्कृतिक विलंबना का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में भी बताया भी था। और जो भौतिक संस्कृति है वो तेजी से डेवलप होती है और अभौतिक संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित होती है। उसकी वजह से जो अभौतिक संस्कृति
पिछड़ जाती है भौतिक संस्कृति से, उन्होंने इस सिद्धांत को सांस्कृतिक विलंबना का या कल्चर लैग का सिद्धांत भी कहा था। इसके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे, अभी तो हम मोटा मोटी इस चीज को समझ लेते हैं। तो मूलतः संस्कृति को दो भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अब बात करते हैं हमारी संस्कृति या कल्चर की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, एक बात कला के विद्यार्थियों को या समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को समझने की है कि जब भी हम किसी भी चीज का नामकरण करते हैं, किसी अवधारणा का नामकरण करते हैं, तो वो अवधारणा का जो नामकरण है, वो जो नाम है, वो स्वतः ही अपने आप ही उस संस्कृति के बारे में या उसकी विशेषताओं को प्रकट करता है। या हमारे यहाँ किसी भी चीज की जो विशेषताएं हैं, उन्हीं के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो चलिए पहले हम पहली विशेषता की चर्चा करते हैं। संस्कृति की पहली विशेषता यही है कि ये मानव निर्मित है। जो हमने शुरू में भी चर्चा की थी कि पशु और मनुष्य का जो भेद है वो किस चीज का है, संस्कृति का ही है। तो पहली विशेषता यही हो गई कि संस्कृति है वो मानव के द्वारा निर्मित की जाती है। एक केवल मानव ही है जो अपनी संस्कृति का निर्माण करता है, अपनी संस्कृति की स्थापना करता है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, उसका विकास करता है। तो ये केवल जो योग्यता है, ये विशेषता है मनुष्य में पाई जाती है, और हमारी संस्कृति की भी ये विशेषता है कि ये मानव के द्वारा निर्मित है। इस सृष्टि पे मानव के अलावा और कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अपनी संस्कृति का निर्माण कर पाए। तो हमारी संस्कृति की पहली विशेषता यही है कि ये मानव निर्मित है। दूसरी चर्चा करते हैं। दूसरी विशेषता है कि ये मानव के द्वारा सीखी जाती है। देखिए, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपनी संस्कृति को, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को सीखता है। वो अपनी संस्कृति को सीखता है, वो अपनी संस्कृति को सीख के समाज के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। तो संस्कृति की दूसरी विशेषता यही है कि ये सीखी जाती है। मनुष्य जन्म के साथ ही इसको प्राप्त नहीं करता है। अगर जन्म के साथ ही संस्कृति को प्राप्त करता तो फिर पशु भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य है वो जन्म के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आयु को प्राप्त करता है, वैसे वैसे वो समाज की संस्कृति को, उसकी प्रथाओं को, उसके धर्म को, उसके रीति रिवाज को, उसकी मान्यताओं को, उसके कानून को धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। तो पहली विशेषता कि ये मानव के द्वारा निर्मित है। दूसरी विशेषता कि ये मनुष्य सीखता है। तीसरी विशेषता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। हमारी संस्कृति की तीसरी विशेषता यह है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। देखिए, आज 1000 साल पहले जो तौर तरीके, जो मान्यताएं हमारी थी, आज भी वही है। आज भी हम सूर्य को देव मानते हैं, आज भी हम नदियों को माता मानते हैं, आज भी हम पीपल की पूजा करते हैं, आज भी हम मंदिर जाना पसंद करते हैं, आज भी हम दीपावली उसी तरीके से मनाते हैं जैसे आज से 1000 साल पहले मनाई जाती थी। आज हम होली बनाने का वही तरीका है, या आज जो ईद मनाने का तरीका है वो वैसा ही है। मतलब हर जो मनुष्य है, जो मनुष्य की संस्कृति है, वो मनुष्य अपनी संस्कृति एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। हमारे जो भी धार्मिक संगठन है, हमारे जो राजनीतिक संगठन है, हमारे जो विद्यालय हैं, हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, वो क्या कर रही है? वो उसी संस्कृति को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर रही है। तो बच्चा है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा इसी संस्कृति को सीखता है, और इसी सीखने के तरीके के द्वारा संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। अगली विशेषता है कि प्रत्येक समाज की एक अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। देखिए, आप पाएंगे कि कश्मीर की संस्कृति कुछ भिन्न प्रकार की है, जापान की जो संस्कृति समाज है उसकी संस्कृति भिन्न प्रकार की है, अमेरिका का समाज है उसकी संस्कृति भिन्न प्रकार की है, या आप पाएंगे कि जर्मनी का जो समाज है उसकी संस्कृति भिन्न प्रकार की है, या आप चीन के समाज को देखेंगे तो उसकी संस्कृति भिन्न प्रकार की। तो हर समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो कि भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण भिन्न भिन्न होती है। हर समाज है वो अपने आप में भिन्न होता है, इसलिए उसकी संस्कृति, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका धर्म वो भी भिन्न भिन्न होता है। हमारे यहाँ भारत में तो देखिए मुख्यतः बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, इसलिए हम तो संस्कृति का भंडार है, हम तो विविधता में एकता की संस्कृति को सजाए हुए हैं।
पूरी दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र ही नहीं है जिसके अंतर्गत हमारी जैसी सांस्कृतिक विविधता देखने को मिले। हम तो संस्कृति का अजायब घर हैं और हम तो संस्कृति की विशिष्टता को बड़ा ही महसूस करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी जब आप जाते हैं तो कितनी संस्कृतियां मिलेंगी आपको। कश्मीर की अलग संस्कृति मिलेगी, मध्य भारत की अलग संस्कृति मिलेगी, महाराष्ट्र में जाओगे अलग संस्कृति मिलेगी, या मध्य प्रदेश में जाएंगे तो आदिवासी अलग संस्कृति मिलेगी, दक्षिण भारत जाएंगे तो अलग संस्कृति मिलेगी, आप पूर्वोत्तर भारत जाएंगे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, तो वहां आपको अलग संस्कृति देखने को मिलेगी। गुजरात जाएंगे तो आपको अलग संस्कृति देखने को मिलेगी, गोवा जाएंगे अलग संस्कृति देखने को मिलेगी। मतलब हर समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। फिर अगली है कि इसमें सामाजिकता का गुण समाहित होता है। संस्कृति है उसमें सामाजिकता का गुण समाहित होता है। कहने का मतलब क्या कि एक अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो संस्कृति का निर्माण कर पाए या संस्कृति में परिवर्तन कर पाए। पूरे समाज के द्वारा ही संस्कृति का निर्माण किया जाता है। इसलिए संस्कृति पूरे समाज की होती है, अकेले व्यक्ति की, अकेले परिवार की कोई संस्कृति नहीं होती है। और व्यक्ति चाहकर भी, अकेला व्यक्ति या परिवार है वो या कुछ लोग मिलके संस्कृति का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं और उसको डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते। इसलिए संस्कृति का एक विशेषता है कि ये सामाजिक है, इसमें सामाजिकता का गुण समाहित है। पूरे समाज के द्वारा ही संस्कृति की स्थापना की जाती है, संस्कृति का निर्माण किया जाता है, संस्कृति का विकास किया जाता है। ये सभी मनुष्यों के साथ जुड़ी हुई अवधारणा है, किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई अवधारणा नहीं है। फिर संस्कृति है वो समूह के लिए आदर्श होती है। भारतीय संस्कृति हमारे लिए आदर्श है, हम इसको अच्छा मानते हैं। और कि जैसे दूसरा कोई जापान है, जापान की संस्कृति उनके लिए आदर्श है। चीन है तो चीन के लोगों के लिए उनकी संस्कृति आदर्श है। अमेरिका है तो अमेरिका के लोगों के लिए उनकी संस्कृति आदर्श है। तो संस्कृति है वो समूह के लिए आदर्श का काम भी करती है और हर मनुष्य है वो अपनी संस्कृति को अच्छी मानता है, अपनी संस्कृति को वो उच्च स्थान देता है। फिर संस्कृति है वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। देखिए दो तरह की संस्कृति की बात की थी, भौतिक और अभौतिक। तो हम स्वतः ही देख सकते हैं कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए ही संस्कृति का या सभ्यता का निर्माण किया है। मकान बनाने का तरीका या मकान बनाना है, पंखे हैं, टीवी है, कूलर है, मोबाइल है, घड़ी है, या इंटरनेट है, या जो भी कानून है या जो व्यवहार करने के तरीके हैं, आचरण करने का तौर तरीका, ये क्यों बनाया इंसान ने? ताकि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, मनुष्य का जीवन सरल हो सके, मनुष्य अपना विकास कर सके। जितने भी आप भौतिक और अभौतिक चीजें देखते हैं वो सारी की सारी मनुष्य ने इसीलिए बनाई है कि उनकी आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सके, अपने जीवन को वो सरल बना सके और अपने जीवन का विकास वो कर सके। फिर अगली बात है कि संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति है वो अपने आप को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अपने आप ही अनुकूलित कर लेती है। कश्मीर जाएंगे अलग संस्कृति मिलेगी, खान पान का अलग तरीका मिलेगा, रहन सहन का अलग तरीका मिलेगा। दक्षिण भारत जाएंगे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वहां अलग संस्कृति मिलेगी, खान पान का अलग तरीका मिलेगा, रहन सहन का अलग तरीका मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत जाएंगे, वहां का रहन सहन, खान पान का अलग तरीका मिलेगा, उनकी अपनी अलग संस्कृति मिलेगी। उन लोगों ने अपनी संस्कृति को अपने भौतिक वातावरण के अनुसार ही डेवलप कर लिया है। कपड़े पहनने का तरीका, रहने का तरीका, खान पान का तरीका, ये सब चीजें। फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण है या उसका विकास भी है, उसमें सहायक होती है संस्कृति। अगर आपकी संस्कृति नहीं है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। हम रहना, पीना, खाना या भाषा जब नहीं होगी तो मनुष्य अपना विकास कर ही नहीं पाएगा, समाजीकरण की प्रक्रिया भी नहीं होगी। संस्कृति की अगली और बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि ये अधिव्यक्तिक और अधिसावयवी है। अधिव्यक्तिक मतलब ये व्यक्तियों से ऊपर है, अधिसावयवी मतलब ये इसके जो अंग है उनसे भी वो बाहर है। देखिए इंसान ने ही संस्कृति को बनाया है, लेकिन फिर भी ये इंसानों से ऊपर है। मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य से ऊपर है। और अलग अलग सांस्कृतिक तत्वों ने मिलकर संस्कृति का निर्माण किया है, लेकिन फिर भी ये अधिसावयवी है, इन अवयवों से ऊपर की बात है। तो मनुष्य चाहकर भी अकेला मनुष्य इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता और अकेला मनुष्य इसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकता और अकेला मनुष्य इसका निर्माण भी नहीं कर सकता। तो पूरी की पूरी मनुष्य समुदाय है, उसने संस्कृति का निर्माण किया है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य से ऊपर की बात है, ये अधिव्यक्तिक है और अधिसावयवी। चलिए आज का ये टॉपिक यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।